नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ऑल गुड। हरियाणा में भी लॉकडाउन लग गया आज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उज्जवल, विजय लक्ष्मी, टॉली, मैं एकदम अच्छा हूं बेटा। राधे, गौरव, कमलेश, SO, सूरज, अजीत, सभी साथियों का स्वागत है। ए वेरी गुड मॉर्निंग, वार्म गुड मॉर्निंग। और सभी लोग एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने के लिए तैयार होंगे, है ना? कौन सी वैक्सीन लगवाई? कोविशील्ड। कोविशील्ड। हाँ, मैं एकदम अच्छा हूं। आप सब भी लगवा लें। किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, केवल एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बैरियर रहता है ना? मेरे बहुत बड़े फैन कौन आ गए भैया? सोल गागो, गोगा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्या रंजन, कोरोना हुआ है, बस थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या फर्क है? दोनों अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। और कोई बात? हाँ जी, सबने लगवा ली बेटा, सबने। उड़ीसा में भी लॉकडाउन लग गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रिंस, ट्राई तो कर लो, है ना? हाँ, ओली भैया हैं नेपाल से, वो पूछ रहे हैं सर आप मॉर्निंग वाली क्लास में अलग स्पेक्ट्स पहनते हो, यहाँ अलग, ऐसा क्यों? मैं तो यहाँ पहनता भी नहीं हूँ कई बार, क्योंकि मेरी दूर की आंख कमजोर है, नजदीक की तो सही है। यहाँ तो मैं केवल इसलिए लगाता हूँ क्योंकि वो रेडिएशन से कोई इशू ना हो, बाकी तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। सुधाकर श्रीवास्तव, बहुत सारा नमस्कार, प्यार बहुत सारा आप सभी को। कौन सा बेस्ट है मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक मैं किसी भी प्रकार की स्थिति में नहीं हूं आपको कहने के लिए, क्योंकि जो मिल जाए वो बेस्ट है ना? हाँ जी, एकदम मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए। और सबसे अच्छी बात, मैं इन दिनों उन लोगों के भी बहुत ज्यादा संपर्क में हूं जो कि कोरोना होने के बाद भी एकदम स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से रिकवर कर गए हैं। तो आप भी लोग, मतलब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल भी रहा हूं, जान भी रहा हूं, मेरे जानने वालों में भी हैं, और दोनों ही तरह के रिजल्ट्स हैं। लेकिन एक बात जो निकल के आई है, मैं फिर से उसके ऊपर ब्रीफिंग में यही कहूंगा कि आप अपने आप को जितना हो सके सकारात्मक रखें। इन केस अगर कोरोना है तो भी, है ना, अगर कोरोना है तो भी, क्योंकि कोरोना वाले बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट होकर के भी बच के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही दुखांतक घटनाएं हो रही हैं। पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि पैनिक क्रिएट होने से आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जा रही हैं, ऑक्सीजन की ज्यादा शरीर को जरूरत पड़ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी 80 से भी नीचे ऑक्सीजन चली गई, वो बहुत इजीली रिकवर करके वापस भी आए हैं। बस ध्यान रखिए, वो जो प्रॉनिंग एक्सरसाइज है उसे लगातार करते रहें, पेट के बल लेट करके, और लंबी लंबी सांस खींचने का जो काम है बस वो काम करते रहें। मनीषा, बहुत सारा आशीर्वाद बेटा, है ना? और मतलब अपने आप को जितना हो सके उतना सकारात्मक रखें, और ये मान के चलें कि एक सिपाही को दिमाग में एनी टाइम रखें जो आपके लिए बॉर्डर पर गोलियां खाता है अपने शरीर में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिंगल गोली में ढेर हो जाएं, लेकिन बहुत से सैनिक ऐसे भी होते हैं जो 26-26 गोलियां खा करके भी अपने आप को सरवाइव कराते हैं, क्योंकि वो पेन को स्ट्रांगली सहन कर रहे होते हैं, और फिर वो बच करके भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करते हैं, है ना? तो आपके मन में ये दोनों भाव होने चाहिए कि आपके साथ शरीर में अगर कोई ऐसा इशू होता है तो आपकी हिम्मत जो है वो बहुत बड़ी रिकवरी है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो वैसे ही हार्मोन्स का श्रावण करता है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में ऐसी कोई बीमारी है तो आप सकारात्मक रहिए, तो शरीर आपकी सकारात्मक वाले हार्मोन प्रवाहित करेगा। अपन बचपन में पढ़ते नहीं थे क्या, आपातकालीन हार्मोन हमारे शरीर में स्रावित हो रहे हैं, तो वो उस तरह की घटनाएं होने लग रही हैं, ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ा देगा,
है ना? इमरजेंसी आपने बहुत बार पढ़ा है एड्रेनलिन के बारे में कि भाई अगर हमको कोई डर लग रहा है तो आपातकालीन हार्मोन स्रावित होगा, जिससे हमारी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी तो शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो फिर शरीर ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करने की डिमांड करेगा। सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होगी तो फिर आप बीमार हो जाएंगे। यानी इनकेस अगर कोरोना है तो भी इसको दूसरी तरफ से सोच के चलिए कि सब सही है, धीरे धीरे सारी स्थितियां, हमारा शरीर, डॉक्टर्स नहीं थे तब भी शरीर सही होता था, बीमारियों से लड़ता था। आप सकारात्मक रहिए, जितना हो सके टेंशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जितना ज्यादा टेंशन आप पर हावी होगा, आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना? इन केस अगर कोरोना हो भी जाता है तो बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ बढ़िया म्यूजिक सुनिए और न्यूज चैनल्स को बंद करके आराम से जो है शांति रखिए। कोई भी इस तरह का कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड वगैरह कुछ मत देखिए, आप एकदम सही हो जाएंगे। और इस मोटिवेशन के साथ बढ़िए कि जब मैं सही हो जाऊंगा तब मैं और लोगों को भी पूरी तरह मोटिवेट करूंगा, है ना? सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, यस। चलिए, है ना? डरना नहीं है बेटा, है ना? हाँ, मोटिवेट ही कर रहा हूँ बेटा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर प्लीज मोटिवेट कर दीजिए। बेटा मोटिवेट ही कर रहा हूँ, और ये बेसिकली मोटिवेट नहीं है ना? बिल्कुल फुल फुल एकदम बढ़िया से मस्त रहिए। कोई इशू होता भी है तो मस्त चिल टाइप से कर जाएंगे अपन, है ना? आ जाओ शुरू करें। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 और 35A के बारे में। आर्टिकल 370 और 35A इंडिया का वो इशू जो कि सबसे ज्यादा डिस्कस किए गए। आपको मालूम होना चाहिए इस 10 बजे वाली क्लास में हम लोग ऐसे ही इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। जैसे हमने अभी थोड़े दिन पहले जो है वो किसान बिल डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। इससे पहले हम लोगों ने इसमें एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस की हुई है, हमने CAA NRC डिस्कस किया हुआ है। साल भर में जो भी बहुत ज्यादा वायलेंट इश्यूज रहे हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर कुछ बातें करते हैं, है ना? तो हमारा उद्देश्य क्या है? आप लोगों तक केवल इंफॉर्मेशन पहुंचाना है और थोड़ा सा पास्ट में ले जाकर के फ्लैशबैक में आपको चीजें याद दिलाना है। तो चलिए चर्चा करते हैं। साथियों, क्यों चर्चा की जा रही है मैं बताता हूं। 5 अगस्त 2019 को जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक बिल को प्रमलगेट किया। कौन सा बिल था? उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019। जब उस ऑर्डर को उन्होंने प्रमलगेट किया साथियों, तो उसकी प्रमलगेशन के बाद में, मतलब उन्होंने ऑथराइज किया उस बिल को, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम अब से एब्रोगेट करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को मिला हुआ है आर्टिकल 370 के तहत। और हम उस प्रोविजन को जिसमें कि जम्मू कश्मीर को एक राज्य माना गया है, उस प्रोविजन को यहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक तारीख दे दी गई कि 31 दिसंबर के बाद, सॉरी 31 जो आपकी अक्टूबर आएगी, उस दिन के बाद में जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये 2 चीजें हमारे सामने आ गई। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर हम लोगों को थोड़ा सा इतिहास जब तक नहीं पता होगा तब तक हम इस पूरी की पूरी घटना को ना तो समझ पाएंगे और ना ही एडमायर कर पाएंगे कि हुआ क्या था। वास्तविकता क्या है साथियों कि भारत जब देश आजाद हो रहा था तो माउंटबेटन ने जब रोटी के टुकड़ों की तरह देश को बांटने की नीति बनाई थी 3 जून की योजना के तहत, लोगों से कहा कि जिसको जहां शामिल होना है हो जाइए। देखिए, अंग्रेजों ने जो सबसे खतरनाक घटना की थी हमारे साथ में, वो क्या की थी कि जब वो जाने लगे तो उन्होंने सबको ये कह दिया जिसको जहां जगह मिले सेट हो जाओ। जिसको जहां जगह मिले सेट हो जाओ से मतलब हुआ कि यदि आपको इंडिया में रहना है इंडिया में रह लो, पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में चले जाओ, नहीं मिलना है किसी में अकेले रह लो। यानी कि अंग्रेजों ने तो पूरी तरह से ये कह दिया था भारतवासियों से, भारतवासी बोले तो जो प्रिंसली स्टेट्स उस समय हुआ करते थे, कि बेटा तुमको जिसमें शामिल होना है हो जाओ, हमारा कोई भी मतलब लेना देना आप लोगों के साथ में नहीं है। फिर आप पूछेंगे तो सर इसमें बुराई क्या थी? अंग्रेजों ने सही तो किया। अंग्रेजों ने ये किया कि जब हम आए थे जिस समय वैसा हिंदुस्तान था, हम वैसा करके जा रहे हैं। आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। आप लोगों को हमने आज एक यूनाइटेड इंडिया बना के दिया है। आपको लगता है कि अब ये पूरा शासन हमारा चलेगा? नहीं, हम इसे उसी स्थिति में पहुंचा के जाना चाहते हैं जिस समय हम आए थे। तब सारे राजाएं आपस में लड़ा करते थे, कोई सारे मतलब जो राज्य थे वो अलग अलग राज्य थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। हम उस स्थिति में छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया तब तक यूनाइटेड रहने का मीनिंग समझ चुका था। वल्लभ भाई पटेल और मेनन साहब की अध्यक्षता में ये सारा कार्य चल रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम बेटा एक बार परमिशन तो दो, मिलाना हमारे ऊपर है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया अपनी सेना के साथ जाना जाएगा। और इस स्थिति में जो भारतीय सेना थी, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अंग्रेज जब इंडिया आए थे ना साथियों, तो उनके पास कोई सेना वेना नहीं थी।
उन्होंने सेना के कुछ नुमाइंदे ब्रिटेन से कैरी किए थे और हमारे लोगों को अपनी सेना बना लिया था। मतलब ये समझो कि इतने बड़े मुल्क पर शासन करने के लिए वो मुट्ठी भर, मतलब मुश्किल से लाख भी शायद कभी संख्या बनी हो उन अंग्रेजों की, यहाँ पे उन्होंने इंडियंस को ही अपने जैसी चाल ढाल में डाल दिया कि तुम बेटा इन जैसे ही हो जाओ और ये जैसा बोल रहे हैं इनकी तरह ही यस सर नो सर ये बोलो, भारतीय लोगों को ही सेना के अंदर पद देते चले जाओ। तो हुआ ये कि जब अंग्रेज जा रहे थे तो जाते समय वो इंडिया से भारतीय सैनिकों को नहीं ले जा पाए, क्योंकि वो तो आफ्टर ऑल थे तो इंडियन ही। जब वो इंडियन ही थे तो ऐसी स्थिति में जब आप उन्हें नहीं ले जा पा रहे हो तो उन सैनिकों को आपको कहीं तो छोड़ना पड़ेगा। तो उसे छोड़ा गया भारत के पास और पाकिस्तान वाले रीजन की जो रिजाइम्स थी, जो उस तरफ की बटालियन थी, उन्हें दे दिया गया पाकिस्तान के पास। ऐसे ही एयरफोर्स का बंटवारा हो गया, ऐसे ही सारी नेवल फोर्सेस का बंटवारा हो गया, जो कि इंडिया के थे वो तो इंडिया को मिलेंगी। तो हम लोगों को वो सारी चीजें मिल गई, अच्छी बात है। कुछ जो रियासतें थी जो अपने आप को बहुत पैसे वाला समझती थी, और थी भी, हैदराबाद रियासत उस समय की मतलब वन ऑफ दी, मतलब वर्ल्ड के अंदर जो काउंट की जाने वाली रियासतें या प्रोविंसेस थी उनमें से हैदराबाद रियासत हुआ करती थी। इन रियासत ने कहा, हैदराबाद हुआ, जूनागढ़ हुआ, कश्मीर हुआ, कि हमें क्यों मिलना किसी से। जूनागढ़ ने तो कहा चलो पाकिस्तान से मिल लेंगे, लेकिन हैदराबाद और इनका कहना था हमें क्यों मिलना जब हम इंडिविजुअली रहने के लिए तैयार हैं। हाँ, है ना, कुछ प्रिंसली स्टेट्स बोले हम जब इंडिविजुअली सक्षम हैं तो हम लोग क्यों मिले किसी से। ये बात भी सही थी, जब आपके पास में इतनी करेंसी है। आज यूरोप के इतने सारे देश ऐसे हैं जो, मैं जिस सिटी में रहता हूं उस सिटी के अंदर आबादी शायद ज्यादा होगी। आज ही पढ़ रहा था मैं, एक मॉन्टेनेग्रो करके देश है जिसमें उनकी पॉपुलेशन से 3 गुना ज्यादा तो लोग विजिटर्स आते हैं घूमने के लिए। तो बोले यार इससे अच्छा तो हम अपना ही बना लेते हैं, वेटिकन सिटी, छोटे छोटे देश। तो ये लोग उस तरह के थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान में होड़ मची थी कि कौन सबसे बड़ा बने, और बड़ा बनाने के लिए कैसे एक दूसरे की तरफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाया जाए, क्योंकि जिसके पास क्षेत्रफल ज्यादा उसके पास प्रॉस्पेरिटी ज्यादा, क्योंकि क्षेत्रफल से ही तो हम लोग कृषि करते थे। ऐसी स्थिति में भारत ने सम्मान किया कश्मीर का सम्मान किया। मतलब कश्मीर अगर अकेला रहना चाहता है तो अकेला रहे, क्योंकि वहां पर जो मतलब राजा थे वो एक प्रकार के ऐसे राजा थे जो कि ये चाहते थे कि हाँ भाई ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हो कि हमारे देश के ऊपर शासन नहीं करना है और मैं भी नहीं चाहता आपके साथ मिलना, तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो ये प्रिंसली स्टेट था जम्मू कश्मीर, ये एक प्रकार से भारत में मिला नहीं था। यानी 15 अगस्त 1947 को ये भारत का हिस्सा नहीं था। और यहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, वो इस खुशफहमी में थे कि कश्मीर जो है वो एक अलग देश होगा। और भारत ने उनका सम्मान किया कि ठीक है, आप अगर कहते हो कि आप अलग रहना चाहते हो तो रहो। भारत ने उनका सम्मान किया। लेकिन फिर हुआ क्या साथियों कि समय बीतता गया और 15 अगस्त से लेकर के मुश्किल से आप ये पकड़ लीजिए, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, 26 अक्टूबर की बात है, 26 अक्टूबर 1947 को, जो मतलब ऐतिहासिक दिन है, आपको याद रखना चाहिए। उससे पहले की घटना बता रहा हूं। पाकिस्तानियों ने सोचा कि इंडिया तो अपनी रीजनल परेशानियों को, क्योंकि अभी जो ट्रांस बाउंड्री लोग इधर से उधर गए हैं उनको जगह देने वगैरह में, मतलब ये काम कर रहा है, एडजस्टमेंट की फिलॉसफी फॉलो कर रहा है। एक काम करते हैं, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से उनके रियासत बने रहने का सम्मान नहीं किया, और सैनिकों को, जो कि पाकिस्तानी सैनिक थे, उन्हें कबीलों की भेष में, कबीले बोले तो जैसे कि तो अफगानिस्तान के अंदर दिखते हैं ना वो तालिबानी लोग जो अलग ही तरह के कपड़े वपड़े पहनते हैं, जो नोमैड्स कहलाते हैं। नोमैड्स का मतलब कि भाई हम लोग ना तो मतलब सैनिक हैं, ना ही हम रहवासी हैं, हम तो घूमने फिरने वाले लोग हैं। तो उन नोमैड्स की तरह से मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने क्या किया कि इंडिया में उन्हें एंट्री, बेसिकली कश्मीर में उन्हें एंट्री करा दी। कहां से एंट्री कराई? अपनी तरफ से, जो आज आप लोग पढ़ते हैं क्या कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस वाले क्षेत्र से कश्मीर में एंट्री करा दी। वो आने लगे और उस जम्मू कश्मीर के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा करने लगे। तब तक इंडिया भी कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं मानता था। इंडिया के लिए था कि भाई कश्मीर अलग रहना चाहता है, रहे, क्या दिक्कत है। लेकिन इंडिया की ये भी चाहता था कि हम इनकी हिफाजत इसी शर्त पर करें जब ये हमारे सामने सरेंडर कर दें। अब एक नेचुरल चीज होती है साथियों, क्या होता है, अगर आपके ऊपर हमला हुआ है तो आप जिसने हमला किया है उससे समझौता इतना जल्दी नहीं करते जितना उसके अपोजिशन वाले से करते हैं। ये एक नेचुरल फिलॉसफी है।
मान लीजिए कि आप घर में हैं, भाई बहन हैं, पापा ने अगर मान लीजिएगा कि आपको कूट दिया, तो पापा के साथ आप समझौता नहीं करेंगे, आप अपनी सिस्टर के साथ करेंगे जो कि कल कुटी थी। आप फिर दोनों एक टीम बनाएंगे कि पापा के विरोध में एक मोर्चा बनाया जाए। एग्जैक्टली ऐसे ही इसके साथ क्या हो रहा था, हरि सिंह के साथ। हरि सिंह जो था वो नेचुरली मिलना किसी के साथ भी नहीं चाह रहा था, आप समझिए। हरि सिंह नेचुरली मिलना किसी के साथ नहीं चाह रहा था, वो तो अपना इंडिविजुअल देश ले जाना चाह रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब फंस गया। अपनी हिफाजत कैसे करे, क्योंकि ना तो इतनी सेना कि उन कबीलों को भगा सके, और वो टेरेन इतना डिफिकल्ट कि बिना एयरफोर्स के आप उनको भगा नहीं सकते, क्योंकि जब तक एयरफोर्स आपके पास नहीं होगी तब तक आप उनको पीछे नहीं धकेल सकते। इंडिया इस मौके की फिराक में था कि बेटा तुम एक बार जो है आराम से तंग हो लो, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अब हरि सिंह जो हैं वो इस स्थिति को देखते हुए नेहरू जी से बात किए। बोले सर देखो ऐसी बात है, मेरे यहाँ पर ऐसे ऐसे कबीले घुस गए हैं। पटेल जी वहां बढ़िया से बैठे हुए थे। पटेल जी ने कहा देखिए बात ऐसी है सर, हम आपकी सुरक्षा में लगे हुए बॉडीगार्ड थोड़ी हैं। आप पर कोई हमला करे, हम आपको बचाने आए और आप कहो कि नहीं हम अपने राजा हम हैं, जो बचाएगा वो राजा, है ना। तो भाई ऐसी स्थिति में जो बचाएगा वो राजा, हम तुम्हारी हिफाजत क्यों करें। बोले सर कुछ तो करिए, शिष्टाचार के नाम पर करिए। बोले हम शिष्टाचार अपने राज्यों के साथ कर लें वही बहुत है, हम नहीं कर पाएंगे। ये पूरा गेम चलता रहा, गेम चलता रहा। तो फिर हम इंतजार करते रहे कि कुछ दिन तो बेटा ये एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब सरेंडर करेगा। आता है वो दिन 26 अप्रैल के दिन, तो सॉरी 26 दिसंबर 26 अक्टूबर के दिन आता है 1947 में, जब हरि सिंह कहते हैं कि साहब मैं दिल्ली आ रहा हूं और आपको बताओ क्या चाहिए जिससे कि आप मेरे राज्य की हिफाजत कर सको। बोले हमको कश्मीर चाहिए, अपने लेटर पैड पे हस्ताक्षर करो, हमको कश्मीर दे दो, हम अभी भगा देंगे उनको। बोले ठीक है। अब हम अभी भगा देंगे ये कहकर के क्या हुआ कि इंडिया जो है वो तुरंत उनसे साइन करवाता है और अपनी सेना को भेज देता है कि जाओ बेटा भगाओ उनको। भगाने की बारी आई, वहां से पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ना शुरू हो गया। अब क्या था ना, वो मतलब एक कहावत है, हालांकि वो यहाँ पर ज्यादा बोली नहीं जाएगी, लेकिन आप खुद से समझ जाएंगे। जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में नया होता है वो सोचता है कि उसने दुनिया का एकदम गजब चीज प्राप्त कर ली है। मतलब आप भी जिस दिन पहले दिन सेलेक्ट हो जाएंगे ना, उस दिन आपको ऐसा लगेगा बस अब ये सारी दुनिया तो यूं ही है, मैं ही राजा हूं इस दुनिया का और मैं जैसे चाहूंगा वैसे दुनिया चलेगी। फीलिंग आती है ऐसी कोई भी चीज, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपके पास कोई चीज आती है, हालांकि बहुत जल्दी रियलाइज भी हो जाता है कि आप दुनिया के पहले नहीं हैं जो आप आईएएस बने हैं, या दुनिया के पहले व्यक्ति नहीं है जो ये काम कर रहे हैं, आपको मालूम चल जाता है। लेकिन हाँ ये होता जरूर है कि अरे अब तो हम ही मतलब अपन ही भगवान है टाइप से फीलिंग आती है। बिल्कुल कृष्णराज बिल्कुल सही कहा। भारत भी वही फीलिंग ले रहा था, भारत फीलिंग ले रहा था, और फीलिंग के तहत भारत ने कहा अच्छा अब हमको इन्होंने एक प्रकार से मतलब चैलेंज किया है, और बिल्कुल एक स्कूल के उस आज्ञाकारी विद्यार्थी की तरह भारत ने व्यवहार किया, जिस व्यवहार के तहत भारत ने यूएन के पास जाके शिकायत की, हेडमास्टर के पास जाके शिकायत की। इंडिया जो है वो ये गणित समझ ही नहीं पाया था कि वो जो हेडमास्टर है वो पहले से ही सेट हो रखा है। मतलब वो तो चाहता ही है कि तुम जब तक लड़ोगे नहीं तब तक काम कैसे होगा। इंडिया पहुंचता है यूएन, टीचर टीचर बोले हाँ, उसने मेरी सीट ले ली। टीचर बोलती है जस्ट शट अप, दोनों जाओ और बैठ जाओ, थोड़ा सा तुम भी एडजस्ट कर लो, थोड़ा वो भी एडजस्ट कर लेगा। अच्छा, भारत गया था करवाने यही तो सब, यूएन के पास के टीचर टीचर, वो मेरे पास देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन है, और यहाँ पर जो है वो गलत मतलब जबरदस्ती इंडिया में घुस गया है, अब ये मेरा क्षेत्र है, आप इससे बाहर भगाओ। यूएन ने कहा ओके पहले रुको, तुम जहां जहां हो वहीं रुको, पहले एक काम करते हैं पाकिस्तान को बुलाते हैं। पाकिस्तान से बुलाया गया, पाकिस्तान को पूछा गया कि हाँ भाई बता तेरा क्या स्टैंड है, तूने लोग क्यों भेजे। बोले सर वो तो वो हैं क्या बोलते हैं कबीले हैं, मेरा कोई योगदान नहीं है, वो असल में मुस्लिम है सर, और मुस्लिमों को तो जहां पर बहुतायत मुस्लिमों की है वहीं जाना चाहेंगे, हम तो धर्म के आधार पर ही अलग अलग देश बने। बोले अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि कश्मीर तो मुस्लिमों का है, और जब भारत बना ही धर्म के आधार पर है तो ये कश्मीर तो हमारा होना चाहिए। बोले कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं कि हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं, चाहते क्या है। तो बोले सर कश्मीर के लोग जो चाहते हैं तभी तो वहां पर हमारे कबीले अंदर घुस गए, उन पे मेरा भी कंट्रोल नहीं था, वो तो उनके अपने रिश्तेदार हैं जो एंट्री कर गए। अच्छा, इंडिया से पूछा कि हाँ भाई ये सही कह रहा है। बोले सर बात तो ये सही कह रहा है कि वहां पर मुस्लिम रहते हैं, लेकिन उन मुस्लिमों में अब जो है
जो राजा है वहां का वो हिंदू है और वो हमारे साथ है। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ होना चाहिए क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। बोले नहीं, देखो एक काम करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। बोले हाँ सर ठीक है, बताओ आप क्या क्या करते हैं। बोले चलो एक काम कराते हैं, वहां पर रेफरेंडम करा लेते हैं, लोग जिसके साथ जाना चाहेंगे। क्योंकि देखो ये जो राजा है ये तो परिस्थितिवश गया है वहां पे, इंडिया के पास परिस्थितिवश गया है कि भाई अब तो कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही, हाँ तो अब चलते हैं इनके पास, चलते हैं, यहाँ नहीं मिलेगी तो कहीं और चले जाएंगे। जैसे अभी क्या नाम है उसका, फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि भाई कश्मीरियों को साथ इतना परेशान मत करो, वो चाइना से हाथ मिला लेंगे हैं। तो बोले एक काम करते हैं, इनके लिए कह दो कि रेफरेंडम करा लेंगे, जनमत संग्रह करा लेते हैं। अब आप में से ना बहुत सारे विद्यार्थी जब भी कभी कश्मीर का इशू आता है, आप अपने आप को उस समय बहुत डल पाते हैं। डल पाने का मतलब हुआ कि आपको ऐसा लगता है कि इंडिया ने आज तक रेफरेंडम करवाया क्यों नहीं, है ना। तो आप में से बहुतों को ऐसा फील आता है कि यार इंडिया को रेफरेंडम, कहीं ना कहीं हमारी दाल काली है, फीलिंग आती है ना ऐसी। कई बार हम लोग सोच रहे होते हैं कि यार इंडिया को रेफरेंडम तो करा लेना चाहिए था, अब इंडिया ने आज तक क्यों नहीं करवाया। अब ध्यान से सुनिए साथियों, इंडिया ने उस समय एक समझदारी का काम किया, और समझदारी का काम यह किया कि ठीक है सर हम रेफरेंडम करवाने को तैयार हैं, लेकिन वो एकीकृत कश्मीर में होगा। यानी कि जब कश्मीर यूनाइटेड होगा उस समय हम लोग रेफरेंडम करवाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह सकता सर कि जितने पाकिस्तान पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, मैं तो इनके पहले ही वाले हिस्से को मानता हूं कि भाई पहले हरि सिंह जो थे, वो हरि सिंह अपना पूरा शासन रियासत बना के चला रहे थे, मैंने तो सम्मान किया था उस बात का। लेकिन जब मैंने हरि सिंह की बात का पहले सम्मान किया तो मुझे अब भी करना चाहिए, क्योंकि हरि सिंह का कागज मेरे पास है जिसने ये कहा है कि पूरा कश्मीर आपका होगा। तो जब पूरा कश्मीर हमारा होगा और आप कह रहे हो कि यूएन वहां पे वो करवाओ, रेफरेंडम करवाओ, बिल्कुल करवा लेते हैं। चलो सर आपके कहने के अनुसार हम करवा लेते हैं। आप एक काम करो, संपूर्ण कश्मीर में रेफरेंडम करवाओ और उसमें से पाकिस्तान की सेना को पीछे हटाओ, क्योंकि टेक्निकली तो वो पूरा हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास लेटर है। और फिर लोगों ने पूछा कि इतने से लेटर से क्या बात हो जाएगी, ऐसे कैसे कोई मान लेगा। बोले क्यों नहीं मान लेगा, जब अब अभी तक हमने जितने भी राजाओं को मिलाया है, अब भाई जैसे हमारा जयपुर मिला, जोधपुर मिला, उदयपुर मिला, हैदराबाद मिला, जो भी मिले सब ऐसे ही तो लेटर साइन हो के मिले। ये थोड़ी किसी और के साथ मिलने के लिए बिल्कुल वल्लभ भाई पटेल जी गले मिल रहे हैं, शहनाई बज रही है और गाने बज रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। सिंपल एक लेटर पे साइन हुआ कि राजा मर्ज कर रहा है, मर्ज कर गया तो कर गया। ऐसा ही सर वहां है। तो पूरा कश्मीर आप खाली करवा दो, हम करवा देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर कभी भी आपको ऐसी परिस्थितियां मिले जब आपको परेशान किया जाए ऐसे सवाल पूछ करके, कई बार इंटरव्यू बोर्ड में पूछ लिया जाता है, कई बार जब दोस्तों के बीच डिबेट होने लगती है, हाँ भैया ले लिया, प्रणाम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार एन के, है ना। हाँ तो मतलब ऐसा कई बार होता है कि मतलब अपन को ऐसा फीलिंग आता है कि यार इंडिया ने आज तक रेफरेंडम क्यों नहीं करवाया। तो भाई रेफरेंडम हम करवाना चाहते हैं, पहले कश्मीर एकत्र तो हो जाए, यूनाइटेड तो हो जाए, और फिर उस रेफरेंडम के अंदर इंडिया का स्टैंड अब ये है कि जब एनेक्सेशन का पेपर हमारे पास है तो फिर यूएन का क्या ही मतलब है। आ गई बात समझ में। चलिए तो फिलहाल के लिए इतना, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब क्या होता है मैं आपको यहां के आगे की बात बताता हूं। तो हमने ये कहा कि कश्मीर अगर हमारे साथ मिल रहा है तो इसको कुछ स्पेशल पावर्स दी जाएंगी, इसको कुछ ऐसी चीजें दी जाएंगी जिससे ये फील कर सके कि हाँ मेरे लिए उस तरह जैसा काम नहीं किया गया। मतलब मेरे लिए जो काम किया गया है वो उस प्रकार का है कि अलग फील करवाया गया, स्पेशल फील करवाया गया कि हाँ भाई देखिए आपके साथ समझौता हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन लोग बहुत सारी ऐतिहासिक संधियां ऐसी पढ़ते हैं जो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्रकार की होती हैं। जब इंडिया यूनाइट हो रहा था तो भी ऐसा हुआ था बेटा। जब जयपुर, उदयपुर, जोधपुर ये जब भारत में मिल रहे थे तो इन लोगों को पैसे दिए गए थे मिलने के। इनसे कहा गया था कि आपको हम एक प्रीवी पर्स बना के दे रहे हैं जिसमें कि आपके पास धन होगा, है ना, आपके पास धन होगा, आप उस धन का उपयोग करिए और बढ़िया से अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लीजिए। हाँ भाई बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी को,
संतोष भैया बहुत सारा आशीर्वाद। तो मुद्दा क्या है? बोले आप चिंता मत करिए, सबको तनख्वाह मिलेगी। वो तो बात अलग से इंदिरा गांधी जी आ गई, तो इंदिरा गांधी जी ने उनका पूरा की पूरा पर्स छीन लिया कि नहीं कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि हाँ, हर देश को, हर राज्य को कुछ ना कुछ दिया गया था। तो कई बार आप में से बहुत सारे लोग ये भी बात पूछते हैं कि आर्टिकल 370 उसको अलग ट्रीटमेंट क्यों? अरे यार ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस थी। उदयपुर वालों को 1 करोड़ रुपए मिला करते थे, लेकिन किसी दूसरे राज्य को हो सकता है 40 लाख रुपए मिलते हो, किसी को 20 लाख रुपए मिलते हो। आ गई बात समझ में? तो ये फंड जो था ये मिलने के ऊपर मिल दिया गया फंड था। तो इसे आप मतलब इस प्रकार से ना देखें कि इसके साथ अलग ट्रीटमेंट क्यों। तो भाई अलग है तो अलग ट्रीटमेंट दे दिया गया। तो अब हुआ क्या, अब यहां से आगे सुनिए। तो 370 हमारे आर्टिकल के अंदर ये कह दिया गया कि जो आर्टिकल 1 है जिसमें ये लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, उसमें आर्टिकल 370 जो है वो बताएगा कि हमारे यहां पर एक स्टेट और भी है जिसका नाम जम्मू कश्मीर है। यहां पर अलग प्रकार की व्यवस्था रखी जाएगी। जैसे यहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो इस प्रकार की होगी कि ये अपने यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली चलेगी उसे 5 की जगह 6 साल की चला सकते हैं। ये अपना फ्लैग लगा सकते हैं, ये अपना संविधान लगा सकते हैं। अपना संविधान से मतलब जैसे आपको मालूम होगा भारत में, संपूर्ण भारत में एक ही संविधान चलता है। हमारे देश में हर राज्य और यूनियन टेरिटरी एक ही संविधान को फॉलो करती है। लेकिन कश्मीर को एक अलग संविधान दिया गया कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात समझ में? और मतलब कश्मीर को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स दिए गए जिसकी वजह से कश्मीर के लोगों को स्पेशल फील हो सके। और वो एक प्रकार से उस समय की नीड भी थी। क्यों नीड थी? क्योंकि इंडिया ये चाहता था कि कश्मीरी लोग जिन्हें यूएन के साथ में ये कहा गया है कि उन्हें इंडिया में मिलाया जाए, तो कहीं गलती से कल को रेफरेंडम करा दिया गया तो ऐसा ना हो कि रेफरेंडम के समय वो लोग कहने लग जाएं कि साहब हमें आपसे मिला ही क्या है। जैसे होता नहीं है कि आपको देश में मिलाने से पहले आपको कुछ लालच दिए जा रहे हैं कि आप इस देश में मिलिए, आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, आपको ऐसी व्यवस्था मिलेगी। आर्टिकल 35A के तहत ये कहा गया कि आपको ऐसी व्यवस्था मिलेगी कि आपकी यहाँ की जो प्रॉपर्टी है इसे कोई भी दूसरा देश का या भारत का कोई भी नागरिक आके खरीद नहीं पाएगा। आपकी प्रॉपर्टी आप ही की रहेगी, आप यहाँ के नागरिक हैं, आपको स्पेशल एक प्रकार का मतलब प्रॉपर्टी को लेकर आर्टिकल 35A बनाया गया कि प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ की है तो आपकी ही है ना। तो ये एक प्रकार की वो मुद्दे हैं जिसको आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए हम जम्मू कश्मीर को स्पेशल फील नहीं कराएंगे तो वो हमारे साथ मिलने के बारे में क्यों सोचेंगे? आप सोच के देखिए, उन्हें उस समय जो सारी चीजें दी गई थी जिसमें उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया जिसमें उन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया, वो सब इसलिए था ताकि उन्हें अलग से फील हो सके कि हाँ भाई मेरा संविधान अलग। असल में देखिए हरि सिंह की उस समय मांग क्या थी कि मुझे अलग देश बना दो। तो भारत ने कहा एक काम करिए ना, आप मेरे अंदर ही रहिए, एक स्पेशल स्टेटस लेके रहिए, आप अपने आप को देश जैसा ही समझिए। देश जैसा मतलब आपके यहाँ पर अपना संविधान चलेगा, अपने कानून चलेंगे, है ना। और क्या कहते हैं उसको, आपकी अपनी संविधान सभा होगी, अपने तरीके से आप अपना समय निर्धारित कर सकते हैं। आपको टैक्सेशन में शामिल होना है, हो भारत के जो चीजें आपको चाहिए लेना है तो लो, मत लो। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके ऊपर वैलिडेट होंगी। जैसे भारत का राष्ट्रपति, वो आपका भी राष्ट्रपति कहलाएगा। भारत की सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आप भी आओगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपके बारे में भी डिसीजन सुना सकती है। ऐसा मत कह देना कि सब सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये चीज नहीं सुना सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है मेरे प्यारे साथियों यहां पर की गई थी। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। और ये भी कहा गया कि इमरजेंसी जो है आपके यहां पर तभी लगाई जाएगी जब कोई विदेशी आपके यहां आक्रमण कर दे। बाकी दो चीजों पर कि सेना ने विद्रोह कर दिया या कुछ हो गया, हम उस आधार पर आपके यहाँ इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। और बिल्कुल मस्त रहिए, और आपको जब भी फाइनेंशियल नीड होगी हम उसको पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया था। तो ये तो बिल्कुल राजशाही हो गई। राजा को लग रहा है कि अब बिल्कुल अंग्रेजों ने जैसे दिया था पहले वैसा ही कर दिया। हमने एक प्रकार की सहायक संधि कर ली। सहायक संधि का मतलब हो गया जो वेलेस्ली ने किया था वैसा कर लिया। वेलेस्ली ने जो किया था कि तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगा, अब तुमको हमको अपना राजा मान के चलना है। बढ़िया से चल रहा था। लेकिन साथियों हुआ ये कि भारत जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया तो मुसीबत ये होने लग गई कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जो कभी केंद्र सरकार के पास रहा करते थे, भारत में ये मांग उठने लगी कि जब हम लोग, अब होगा ही ना, जैसे मान लीजिएगा कि आपकी क्लास में कोई विद्यार्थी ऐसा हो, आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया या कोचिंग में एडमिशन लिया। अब आपने जब एडमिशन लिया तो आपको उस कोचिंग वाले ने 50,000 रुपए फीस मांगी।
लेकिन कोई एक और आया जिसने 20,000 रुपए में एडमिशन ले लिया, और वो फीस जो है वो अगले साल भी दी जानी है, वो अगले साल भी 20,000 देगा, और आपको पता भी चल गया इसकी फीस तो 20,000 ही है, तो फिर मैं 50 क्यों दूं? तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर ऐसी फीलिंग आने लगी कि यार आपने बराबरी नहीं करी। कश्मीर में ऐसे कौन से घुंघरू लटक रहे हैं जो आप उसको अलग वैल्यू दे रहे हो? ऐसा क्या दे दिया कश्मीर में आपको? कौन सा वहां पे आपको माइंस मिल गई, या कौन सी आपको वहां पर बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकली फायदा मिल गया? उल्टा आपका खर्चा और हो रहा है उसके ऊपर मेंटेन करने में। तो बहुत सारे राज्य खुद का झंडा डिमांड करने लगे, हमारा अपना झंडा होगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप फेडरल कैरेक्टर लेके चल रहे होते हो तो हर राज्य आजाद है फिर ये लाइन बोलने के लिए। हालांकि संवैधानिक रूप से तो नहीं है, लेकिन बोलते हुए किसी को रोक थोड़ी सकते हो। तो ऐसे पूरे देश में मांग उठने लगी कि नहीं, उन्हें भी हमारे बराबर किया जाए। अगर हमें इस प्रकार की चीज मिलती है, कोरोना पॉजिटिव है 15% का, अब कोरोना पॉजिटिव है 15%, बेटा 15% क्या होता है मुझे नहीं पता। है ना, डॉक्टर से बेटा एक बार कंसल्ट कर लो। 181 पे शायद नंबर है, नंबर चेक कर लेना। 1075 है क्या है बेटा वो टोल फ्री का हेल्थ लाइन का नंबर, वो कॉलर ट्यून पे बोलता है ना 1075 ही है ना, उस पर कॉल कर लो, है ना बेटा। हाँ जी, तो अब हुआ क्या कि अब बोले सर अब क्या करें? तो बोले अब ऐसी बात है कि आप लोग इन राज्यों को कहो कि या तो हमें भी स्पेशल स्टेटस दें या फिर उसे हमारे बराबर ले आए। और हुआ भी यही साथी, भारत ने उसका स्पेशल स्टेटस यानी डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इन 3 चीजों पर जो भारत की सरकार को कश्मीर के ऊपर राइट प्राप्त थे, उसके अलावा भी सारे राइट भारत सरकार ने अपने पास ले लिए। यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनेक्सेशन के समय की जो शर्त थी, उस शर्त को एक प्रकार से मॉडिफाई कर दिया गया। अब इसका विरोध हुआ, पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। अब आप पूछे कि पाकिस्तान को मिर्ची क्या लगी सर? पाकिस्तान ने दुनिया को और फिर दुनिया के देशों ने भी क्यों ऐसा कहा कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है ना? एक बहुत बेसिक सा सवाल बनता है कि सर ऐसा पाकिस्तान ने क्यों कहा कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है? क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी चीज ये है, पाकिस्तान इस उम्मीद में था कि कभी यहां रेफरेंडम होगा, तब तक के लिए इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। वो इस स्थिति में था कि ये मुद्दा अभी तक डिस्प्यूटेड है। अब डिस्प्यूटेड लैंड पर जो मानता है पाकिस्तान कि ये मुस्लिमों की है और इन्हें कश्मीर से पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, इंडिया ने उस गारंटी के दम पर, जिस पर पहले हरि सिंह से साइन करवाए थे, क्या कह करके कि चिंता मत कर, यहां पर रेफरेंडम करवा देंगे, यूएन के सामने कहा था कि रेफरेंडम करवा देंगे, उसको बिना किए ही ये काम जो रेफरेंडम के बाद होने वाला था, कौन सा काम, कि वो कहां जाके मिलेगा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, भारत ने उस काम को पहले कर दिया। आ गई बात समझ में? बात समझ में आ रही है? कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि पाकिस्तान आफ्टर ऑल विरोध क्यों कर रहा है। बाकी तो समझ में आता है, कश्मीर हमारा था, हमारा है, लेकिन इस बात का पाकिस्तान विरोध क्यों कर रहा है? पाकिस्तान सोचो कितनी जगह चला गया, हर इंटरनेशनल मंच पे, हमारे यहाँ पे कोई रिलेशन इतने दिन से बेस्ट मेंटेन ही नहीं हो रहे हैं, हर जगह पर जीसीसी की मीटिंग हो रही हो, है ना, या फिर इनकी क्या बोलते हैं इसकी, मुस्लिम राष्ट्रों की जो मीटिंग चल रही हो, कोई भी मीटिंग हो वहां पर ये सब उठाता है। आ गई बात समझ में? तो वो इसलिए मुद्दे को उठाता है कि बोले सर इन्होंने यूनिलेटरली उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। अब दूसरी पार्टी से पूछो तो सही, कश्मीर से तो पूछो कि क्या वो इस नियम को तोड़वाने के लिए तैयार है। फिर आप पूछेंगे कि कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ने क्यों विरोध किया? तो इस समय कश्मीर का प्रतिनिधित्व पॉलिटिकल पार्टी करती है वहां की। तो पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि आपने हमारे ऊपर एक्शन ले लिया, कश्मीर में 370 हटा दिया, आपने हमारा स्पेशल स्टेटस हटा दिया, तो भैया हमसे कब पूछे जाएंगे? हम लोगों को आपने कहा कि हमने अपने जैसा बना लिया आपको। भाई एग्रीमेंट दो लोगों के बीच होता है, आपने यूनिलेटरली एग्रीमेंट तोड़ा है। आप इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करिए ताकि आपको यह समझ में आए कि विरोध क्यों हुआ। फिर आप पूछेंगे कि सर भारत का स्टैंड तो फिर गलत हो गया इस हिसाब से। भारत का स्टैंड तो गलत हो गया सर इस हिसाब से,
मतलब एक प्रकार से भारत ने जो प्रॉमिस किया था वैसा नहीं किया। नहीं, भारत ने प्रॉमिस में कुछ और भी कहा था। भारत ने प्रॉमिस में ये कहा था कि भाई ठीक है, आप लोग अगर जहां जाना चाहते हैं जाएं, कश्मीर पहले खाली तो हो, पाकिस्तान से फ्री तो करवाओ। इतने साल हो गए, आजादी के 70 साल से ऊपर निकल गए, अभी तक कश्मीर खाली नहीं हुआ। मतलब उसके ऊपर वो लोग अपना हिस्सा दबा के बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देश की भलाई, कौन राज्य को हम यूनियन टेरिटरी बनाएं, किसको हम देश बनाएं, किसको हम राज्य बनाएं, ये तो हमारे ऊपर है ना। तो हमने उसका उपयोग किया। हमने जिस प्रकार से प्रीवी पर्स खत्म कर दिए थे, हमने राजाओं को दिए जाने वाले जो सुविधा शुल्क थे वो खत्म कर दिए थे, तो हमने कश्मीर का भी खत्म कर दिया। ये तो देश की जरूरत है। इंडिया पूरी दुनिया को यह समझाने में कामयाब भी रहा कि कश्मीर हमारा इंटरनल इशू है, क्योंकि जैसे हमने और राज्यों को मिलाने की कोशिश की थी, वैसे ही हमने इसके साथ जो समय के साथ परिवर्तन हुआ, और हुआ भी है। भारत ने पहले जो प्रोविंशियल स्टेट्स थे उनको, मतलब राजघराने थे, उनको पहले स्टेट में बदला या यूनियन टेरिटरी में बदला। कई यूनियन टेरिटरी बनाई गई, किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी बदल दिया गया, किसी यूनियन टेरिटरी को राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो ये जो सारी कारनामे हुए मेरे प्यारे साथियों, इन सारे कारनामों के अंदर उम्मीद है आपको मुद्दा समझ में आ गया होगा कि 370 को लेकर के आफ्टर ऑल सबसे बड़ा इशू क्या था। एक वो एग्रीमेंट जिसकी वजह से सारी की सारी बातें निकल करके आई थी। तो 35A हो या आर्टिकल 370 हो, ये दोनों ही एक प्रकार से तीन लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। भारत लेता है कि हमने तो बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हम अपने अन्य राज्य के साथ करते हैं, और कश्मीर कहता है कि हमारे साथ ये गलत हुआ क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं गया। हम भी एक पार्टी थे उस एग्रीमेंट की, जिस एग्रीमेंट के थ्रू हमें कहाँ मिलना चाहिए ये हमसे पूछा जाना चाहिए था, हमसे पूछा ही नहीं गया। ये वजह है कश्मीर के नाराज होने की। पाकिस्तान क्यों नाराज है? तो पाकिस्तान इसकी वो पार्टी है जिसे यूएन के द्वारा ऑथराइज किया हुआ है कि वो रेफरेंडम तक इंतजार करे कि वो किसका है। फिर आप पूछेंगे पाकिस्तान ने इसके बदले क्या किया? पाकिस्तान ने जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके साथ वैसा ही किया जैसे इंडिया ने अपने द्वारा कश्मीर के ऊपर किया। उसने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपना राज्य घोषित कर दिया और वहां पर भी पूरी तरह से अब विधानसभा वगैरह बना दी। ये वहां पर हो गया। तो उस स्थान को वो लेके बैठ गया, इस स्थान को हम लेके बैठ गए। अब दोनों ही स्थिति में दावे हमारे ये हैं कि दोनों कहते हैं कि हमारा ये हिस्सा है, हमारा ये हिस्सा है। ये एकदम अनरिजॉल्व्ड इशू है। अब एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि ये आफ्टर ऑल सुलझेगा कैसे? तो सुलझेगा इस चीज से कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर के इस बात पर यह डिसीजन लें कि भाई ये मुद्दा ऐसा है जो भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, हमने जिस आधार पर अन्य राज्यों को अपने साथ मिलाया उसी प्रकार से हम इस कश्मीर को भी अपने साथ मिलाए हैं और हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। अब ये बात प्रैक्टिकली कितनी फ्रूटफुल है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसकी जो वाकई में समाधान है वो ये कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जब तक हिंदुस्तान में नहीं मिल जाता, ये एक प्रकार का बोन ऑफ कंटेंशन रहने वाला है। रेफरेंडम कभी भी कोई सरकार नहीं करवाएगी क्योंकि ये अपने आप को कहीं ना कहीं एक, मतलब यूएन के नेतृत्व में इसलिए नहीं करवाएगी क्योंकि ये हमको इस तरह से दिखाता है कि हम अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। यूपीएससी में मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस का बैच चल रहा है जो कि करंट का बैच है, और जो भी मैंने क्लासेस पहले पढ़ाई हुई हैं वो सारी मिल जाएंगी। प्रीलिम्स 2021 को टारगेट करके ये बैच आया हुआ है। ठीक है, डन, ओके। और अगर आप एसएससी में अगर आपको स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीसीएस में मेरा इंडियन पॉलिटी का बैच आया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपके साथ में वो शेयर कर देता हूँ। आप वहां पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। वहां पर उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको वहां से जानकारियां मिल जाएंगी। आपको कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, थैंक यू सो मच।